नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्व वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि 11 जनवरी 2026 को टेस्ट यूरसेल्फ परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसमें आपके मैथ्स रीजनिंग से कुल 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक क्वेश्चन आया हुआ था और इसमें आपको पूछा गया था कि इसके बराबर में मान कितना है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा ये पूछा गया था। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको राउंड ऑफ करो, वैल्यू को कैसे राउंड ऑफ करेंगे देखते हैं। 895.98 को राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 896। ठीक, 185.01 को लिख सकते हैं 185। ठीक, उसके बाद 851.86 को लगभग ले लो 852। उसके बाद है 524.09 को 524 ही ले लेते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू लिए लगभग मान। ठीक, ये आएगा 6 5 11 11 2 13 13 4 17 का 7 हासिल आया 1, 9 और 1 10 8 18 18 5 23 2 25 का 5 हासिल आया 2, 2 और 8 10 10 और 1 11 11 और 8 19 19 और 5 24, ये आ रहा है 2457। तो इसके नियरेस्ट मान कौन सा है आप देखिए, ऑप्शन ए आपको दिख रहा है 2460 और 57 से बिल्कुल क्लोजेस्ट वैल्यू है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। यहाँ एक क्वेश्चन आपको रीजनिंग का था। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था लास्ट में कि अंततः वो किस दिशा में चल रही है पूछा गया था। तो एक बार इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। मार्टिन अपने घर से पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। तो देखो ये दिशा होता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो मार्टिन अपने घर से यानी यहाँ सेंटर से निकलेगा, पूर्व दिशा ओर जा रहा है, ये पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। वह 10 मीटर चलता है, यहाँ पूर्व दिशा में 10 मीटर गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं के लिए वो ऊपर मुड़ेगा और 12 मीटर चलता है, तो ये ऊपर मुड़ा यहाँ पे और ये 12 चला। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ा इस तरफ और 3 मीटर चला, तो ये आया 3 मीटर। ठीक, फिर वह बाएं मुड़ता है और 1 मीटर चलता है, फिर बाएं यानी ऊपर जाएगा और 1 मीटर चलता है, तो ये आया 1 मीटर। ठीक, फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो बाएं के लिए फिर इधर आएगा और 5 मीटर चलेगा, तो ये तो 3 हुआ, तो इससे थोड़ा ज्यादा ही जाएगा, यहां तक आएगा 5। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो दिशा बताना है हमको। ये दिशा कौन सा है, देखिए ये पश्चिम दिशा है ये। ठीक है, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम है ये। ठीक है, नेक्स्ट। अब गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से दिए गए समीकरण में स्टार या एस्ट्रिक चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है स्टार का चिन्ह या एस्ट्रिक मार्क कहेंगे। यहां पर इनमें से कौन सा वाला रखा जाए जिससे ये समीकरण संतुलित हो जाए, तो ऑप्शन सी ट्राई करेंगे। अगर ये प्लस, ये ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं, तो 19 फिर याद आएगा प्लस 5 गुणा 4 माइनस 2 बराबर 4 डिवाइडेड बाई 13, ये आएगा। ऐसा करने से सॉल्व करके देखोगे तो ये तो आ रहा है 5 चौक 20, 20 में से 2 घटाओगे तो आएगा 18, 18 18 36 और 1 37, आएगा क्या इसके बराबर, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं है इसका आंसर। बी से ट्राई करेंगे तो ये आएगा 19 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 माइनस 2 फिर माइनस 4 बराबर 13, ये सॉल्व करके देखेंगे। बॉडमास लगा के देखते हैं। सबसे पहले 19/5 ये हो जाएगा, 19 भागित 5 को 19/5 लिख सकते हैं। प्लस और माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, -2 याद आएगा कितना, 5 दूनी 10 और 19 में से 10 घटाओगे तो ये आएगा 9/5, तो ऑप्शन बी से नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी ट्राई करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी से देखोगे तो आएगा 19 माइनस 5 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 2 फिर प्लस 4 बराबर 13, ये सॉल्व करके देखेंगे। तो ये 4 डिवाइडेड बाई 2 पहले सॉल्व होगा बॉडमास के नियम से, तो यहाँ आएगा 2, ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 करोगे तो 10 और 19 में से 10 घटाओगे तो आएगा 9, 9 में से प्लस 4 करेंगे तो आएगा 13, बराबर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ था और इसका धनात्मक मान पॉजिटिव वैल्यू पूछा है, तो इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से पहले लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, 1/√2 + 1, ठीक, प्लस यहाँ से आ जाएगा 1/√3 + √2, इसी तरीके से लिख लेंगे। लास्ट में क्या आ जाएगा, 1/√16 + √15, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका परमेयकरण करेंगे। तो देखो कभी भी आपको बटे में ऐसी संख्या दिख रहा है, ठीक है, परमेयकरण किया जाता है। इसका स्क्वायर का डिफरेंस एक बार चेक करेंगे, तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, यानी जहां पे स्क्वायर का डिफरेंस एक आ गया तो उसके परमेयकरण में सेम संख्या ही आएगी, लेकिन चिन्ह जस्ट उल्टा आता है और बटे में कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, स्क्वायर का डिफरेंस अगर एक आता है तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आएगा √2
-1 ये परमेकरण करने पे। वैसे इसका परमेकरण करोगे तो आएगा √3 - 2। इसी तरीके से लास्ट में आएगा √16 - √15 ये आएगा। तो आप लाइन से अगर देखोगे तो ये दिख रहा है आपको क्या, √2 प्लस माइनस कैंसिल, वैसे ही √3 प्लस और यहाँ आएगा माइनस में कहीं वो कैंसिल होगा। इसी तरीके से इससे पहले में यहाँ पे प्लस में √15 होगा, वो माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से क्या बचेगा, -1 बचेगा और यहाँ से √16 का मान होता है 4, सॉल्व करने से आ जाएगा ये 3। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, अब इसके आधार की परिधि पूछा है, तो पहले तो आधार की परिधि दिया है, तो आधार की परिधि का फॉर्मूला लगेगा क्या, वही जो वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है फॉर्मूले से, 2πr आधार की परिधि। मान रख देंगे पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 176 हो जाएगा। ये कट जाएगा 11 से 2 बार में, 11 से 1 बार में, फिर 6 बार में, फिर 2 गुणा 2 करोगे तो आएगा कितना 4, 4 से 4 बार में 16 कट जाएगा और ये r का मान आ जाएगा 728, r का मान 28 आया है। ठीक, ऊंचाई तो हमको दिया ही है कितना 12, और पूछा क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जिसको कहा जाता है TSA। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है क्या, 2πr/h + r, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, ऑप्शन में देखो पाई नहीं है तो पाई का मान रखना पड़ेगा, यह आ जाएगा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान अभी निकाले अपने 28, और यहाँ h + r 28 और 12 जोड़ देंगे तो यह आएगा 28 + 12 को जोड़ने से 40। ठीक, 7 से कट जाएगा ये, 7 चौक 28, ये आ रहा है कितना 22 दूनी 44 ये आ रहा है। ठीक, गुणा 4 चौक 16 160 ये आया, गुणा करने से आएगा 0, 16 चौक 64 का 4 हासिल आया 6, 16 चौक 64 और 6 70, 7040 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है x और y अनुक्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब ऐसा होता है x अनुक्रमानुपाती y। ठीक, और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसकी जगह लगाते हैं बराबर का चिन्ह और इसकी जगह लगता है कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के ले लिए और यहाँ साथ में आ गया y। और जब पूछा गया है जब x का मान 37 है, x का मान जो है वो कितना 37 है, तब y का मान 92.5 आता है, 92.5 आता है। यहाँ से हम निकालेंगे k का मान, k का मान कितना आ जाएगा 37/92.5, ये आया k का मान। ठीक है, अब जब बोला है कि x का मान 16 है तो y का मान क्या होगा, फिर से यही समीकरण में आएंगे, x का मान 16 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा है वो 16 के लिए बोला है। x का मान 16 बराबर k का मान आपके पास है अब 37/92.5 और गुणा क्या आ जाएगा, ये y बचा है तो गुणा आ गया y। अब y का मान यहाँ से निकालना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ये 37 से तो कैंसिल करेंगे। ठीक है, 37 से कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 37 से 2 बार में 74। ठीक, और बचेगा कितना 18 यानी कि 185 हो जाएगा। 37 से फिर 5 बार में ये चला जाएगा। ठीक, यानी कि आंसर मतलब यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आया 2.5 आया ये सॉल्व करने पे। तो अब इसका गुणा कर देंगे इससे, 16 गुणा 2.5 हो जाएगा 16 5 80, 0 हासिल है 8, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि 1 दशमलव लग जाएगा एक स्थान के बाद। y का मान आ रहा है 40, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए यदि 5000 रुपए की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है तो 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन निकालना है 3 साल का, सिंपल है। पी का मान दिया है, आर दिया है और टाइम भी दिए रखा है और वार्षिक गणना है बोला है, बहुत आसान है क्वेश्चन। क्या करेंगे, देखिए दो तीन मेथड होते हैं इन क्वेश्चंस को बनाने का। एक तो आप सीधा ट्री मेथड लगा सकते हो या चाहो तो रेशियो मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं ट्री मेथड से बना देता हूँ। 5000 का 20% यानी कितना होता है 20% मतलब होता है 1/5। तो 5000 का 1/5 कितना आएगा, 1000 तो आएगा ही। ठीक, फिर ये पहले साल का, फिर दूसरे साल का क्या होगा, फिर 1000 आएगा और तीसरे साल के में भी कितना आएगा 1000 आएगा। फिर इस 1000 का फिर 20% यानी 1/5 निकालोगे तो ये आ जाएगा 200, यहाँ आ गया। और यहाँ टोटल कितना हो गया 1000 और 1000 2000 2200 का 1/5 और निकाल लो, कितना आएगा 5 चौक 20 और बचेगा तो 5 चौक 20 और 0, ये आ रहा है कितना 440, ये आ गया। इन टोटल इसको टोटल कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये 3000 तो ये हो गया 3000 और ये हो गया 640, 3640 ये आ रहा है इस पे ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और मूलधन कितना है 5000 और पूछा मिश्रधन है तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 3 8000, 8640 ऑप्शन भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे इसी तरीके से।
दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनमें से प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। देखिए अगर दो वृत्त हैं, दोनों कहां से गुजरते हैं? एक दूसरे के केंद्र से। ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं और दोनों की त्रिज्या दिया हुआ है, ये कॉमन त्रिज्या बनेगा। इसके लिए भी ये त्रिज्या है और इस वृत्त के लिए भी ये त्रिज्या है, जिसकी लंबाई कितनी है? 24 है। और पूछा है उभयनिष्ठ जीवा, ये है उभयनिष्ठ जीवा, इसकी लंबाई पूछा है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि अगर इसकी त्रिज्या, उभयनिष्ठ त्रिज्या अगर r है तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई का फॉर्मूला बनता है r√3। ठीक है, तो अभी r का मान 24 दिया है, तो यहां से उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आ जाएगा 24√3। ठीक, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र हैं। एफ का स्थान बी और सी से उच्च है, डी का स्थान सी और ई से उच्च है, एफ का स्थान ई से निम्न है, ए का स्थान एफ से उच्च है किंतु ई से निम्न है। उनमें से किसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? 6 मित्र हैं। ठीक, तो 6 ऐसा लाइन बना लो आप, 1 2 3 4 5 6। अब बोला है कि एफ का स्थान बी और सी से उच्च है। ठीक, एफ का बी और सी से ऊंचा है बोल रहा है। डी का स्थान सी और ई से ऊंचा है। ठीक, डी का स्थान सी और ई से ऊंचा है, यानी एफ और डी में चेक करना है। ऐसा अगर आप चेक करोगे तो एफ का स्थान ई से निम्न है, निम्न को हटा दो, उसको मतलब ही नहीं है, ई देखना है। ए का स्थान एफ से उच्च है किंतु ई से निम्न है, तो ए का स्थान उच्च है और ई से एफ से उच्च है लेकिन ई से निम्न है। यानी देखो यहीं से पता चल रहा है इसका आंसर, एफ का स्थान बी और सी से ज्यादा तो हो ही गया और ए जो है वो एफ से भी ज्यादा ऊंचा है। ठीक, यानी कि इतने में तो ए ऊंचा हुआ और ए का डी के साथ पता चल रहा है क्या? ए जो है वो क्या लिखा, देखो एफ का स्थान ई से निम्न है, ई तो नीचे हो गया। ठीक, और ए का स्थान जो है वो ई से निम्न है, ये बोला है ए का स्थान ई से निम्न है, यानी कि ई का स्थान ए से ऊंचा है। ठीक, और डी का स्थान जो है सी और ई से ऊंचा है, तो ए और ई में ई ऊंचा हुआ, ई से ऊंचा कौन हुआ? डी, यानी कि सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आर यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और यू के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। यू के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा है। केवल वी टी के बाईं ओर बैठा है। पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉर्नर वाला है अगर वो पता चल जा रहा है तो हम सबसे पहले कॉर्नर को ड्रॉ करेंगे। तो कॉर्नर वाला कहां पता चल रहा है? देखो ये एक लाइन दिख रहा है, यू के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा है, यहां पर है, यहां पर Q होगा, U होगा और इसके दाईं ओर 1 व्यक्ति बैठा है। हमको नहीं मालूम कौन है लेकिन एक ही व्यक्ति है। और एक पता है क्या, केवल V T के बाईं ओर बैठा है। यहाँ आ गया T और यहाँ पर एक व्यक्ति V बैठा है, ये हो गया। उसके बाद बोला है कि R U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। U के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर बैठा है कौन? R। ठीक, और क्या बोला है आगे, U और Q और U के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। तो U और U हो गया और Q ये हो गया, इसके बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है। ठीक, अब यहां से टोटल कितने पर्सन है हमको बताना है। यहाँ पे हो गया सबका रेंज, एक बार चेक कर लेंगे। आर यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, आर यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आर और टी के बीच में, आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यही तो बिठाना है हमको, यानी कि यहाँ पे 2 लोग और आ जाएंगे ये। ठीक है, आर और टी के बीच में 2 व्यक्ति और हो गए। तो अब टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, टोटल 9 लोग हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये एक स्लॉग का क्वेश्चन है आपके सामने। देखो क्या दिया है कथन, कुछ बैग नोटबुक है। बैग का कुछ हिस्सा ये है बैग और कुछ बैग क्या है? नोटबुक है, ये आया नोटबुक। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, सभी नोटबुक लैपटॉप है। सभी नोटबुक क्या है? लैपटॉप है ये। अच्छा, ये चीज का भी ध्यान रखना कि हो सकता है ये लैपटॉप पूरे को कवर करता हुआ बने, ये भी पॉसिबिलिटी है इसके साथ। निष्कर्ष देखते हैं क्या है, कुछ बैग लैपटॉप है, बैग का कुछ हिस्सा लैपटॉप में है। बिल्कुल, अगर ये पूरा भी ऐसा बने तो सभी बैग लैपटॉप में आएगा, और ऐसा बना है तो कुछ बैग लैपटॉप में, यानी ये बात तो सही है कि कुछ बैग लैपटॉप है, ये वाला सही है निष्कर्ष। दूसरा देखो, ऑल लैपटॉप्स आर नोटबुक, सभी लैपटॉप नोटबुक तो नहीं है। ठीक है, ये वाला बात सही नहीं है, तो इसका कौन सा फॉलो कर रहा है? सिर्फ फर्स्ट वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। इसका आ जाएगा ऑप्शन डी, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर
प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, दोनों ने क्या है, एक ही समय पर चलना शुरू किया है और अलग अलग चाल से चल रहे हैं, यानी कि समय तो फिलहाल निश्चित है, कांस्टेंट मान लेते हैं। अब यहाँ पे इनके चाल का स्पीड का रेशियो दिया है। स्पीड का रेशियो कितना निकाल सकते हो आप यहाँ से, 5 से कट जाएगा ये 6 बार में, 5 से कट जाएगा 7 बार में, 6:7 दे दिया है। और अगर समय कांस्टेंट है तो दूरी जो होगा उनके चाल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ये हो जाएगा 7:6। अब ये भी पता चल रहा है कि एक रेलगाड़ी है दूसरे से 30 किलोमीटर ज्यादा गया है, तो 7 इस 6 से 1 यूनिट ज्यादा है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 30 दिया है। तो बोला गया है कि दोनों स्टेशनों के बीच कितनी दूरी है, तो टोटल कितना है, 7 और 6 13 यूनिट। 13 यूनिट का मान आएगा 13 × 39 390 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 6 व्यक्ति अंशुल, मनोहर, प्रदु, विक्रम, वासु और प्रेरणा वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। प्रेरणा विक्रम के दाईं ओर ठीक बगल में है, मनोहर विक्रम और प्रदु दोनों के ठीक बगल में, अंशुल वासु और प्रदु दोनों के ठीक बगल में, अंशुल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन खड़ा है। तो 6 व्यक्ति का सेटिंग कैसे कराते हैं, ये हो गया 2, फिर 2 4 और ये 2 6, 6 लोग का ऐसा करते हैं सेटिंग। अब यहां पर क्या बोला है, 6 व्यक्ति हैं, अंशुल नाम तो दे दिया है, सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। यहां से पढ़ो क्वेश्चन, प्रेरणा विक्रम के दाईं ओर ठीक बगल में है, विक्रम को यहां बिठा देते हैं या विक्रम, और इसके दाईं ओर ठीक बगल में प्रेरणा है। मनोहर विक्रम और प्रदु दोनों के ठीक बगल में है, यानी कि एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों के ठीक बगल में कैसे होगा, जब वो उनके बीच में बैठता हो, यानी कि मनोहर विक्रम और प्रदु दोनों के बीच में बैठा है। तो विक्रम और प्रदु को अगर यहां बिठाओगे तो बीच में तो प्रेरणा आ जाएगी, यानी ये चीज क्लियर है कि विक्रम यहां है तो कौन आ जाएगा यहाँ पे, प्रदु यहां आएगा। और प्रदु यहां आया तो इससे ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे मनोहर आएगा, क्योंकि ये दोनों के ठीक बगल में यानी कि बीच में है। ठीक, अंशुल वासु और प्रदु दोनों के ठीक बगल में है। अंशुल कहां पर है, वासु और प्रदु दोनों के ठीक बगल में यानी बीच में बैठा है। ठीक, तो हमारे पास अभी क्या है ऑप्शन यहाँ पे, देखो वासु और प्रदु में से एक को तो पता है, हम प्रदु बना लिए, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, वासु। ठीक, और यहाँ पे कौन आ जाएगा बीच में इसके, अंशुल। ठीक, अब ये जो 6 लोग का था 6 सेटिंग हो गया। पूछा क्या, अंशुल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, अंशुल ये है, इसके बाईं ओर ठीक बगल में कौन हुआ, वासु। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार था तो उसी वर्ष में 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा। 12 अगस्त, ठीक है, अगस्त में टोटल कितना दिन होता है, अगस्त होता है 31 दिन। 31 दिन में से 12 तारीख का दिया हुआ है, ठीक है, 12 अगस्त का दिया हुआ है, यानी बचा कितना दिन, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगस्त से आगे हम काउंट कर लेते हैं। अगस्त में 31 में से 12 दिन हो गया, माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 19। ठीक है, ये हो जाएगा 9 और ये 19 दिन बचा है अगस्त में। और सितंबर में कहां तक जाना है, सितंबर में जाना है 26 तक। दोनों को जोड़ दो, टोटल दिन कितना आएगा, 9 6 15 का 5 हासिल आया 1 और 2 2 4 45 दिन आया। 7 से भाग करेंगे रिपीटेशन चेक करने के लिए, तो शेष देखते हैं यहां से, रिमाइंडर कितना है ये देखते हैं, ध्यान रखना शेष। तो ये 7 6 42, 3 बचेगा शेषफल, यानी कि 3 दिन आगे जाएगा, कौन से दिन से, सोमवार से। तो सोमवार से आगे मंगल, बुध और गुरुवार। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट देखो, ये अक्षरांशिक या अल्फा न्यूमेरिक क्लस्टर दिया रहता है, इसमें आपको बताना है कि एक 3 जो है एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक नहीं फॉलो करता, जो नहीं करता वो कौन सा है उसी को बताना है। ठीक, तो चेक करेंगे, देखो DL5, डी का कोडिंग कितना होता है, अगर ABCD को 1 2 3 4 दिया जाए तो उस हिसाब से डी का कोडिंग कितना आएगा, 4। ठीक, L का कितना आएगा, 12 और ये आया 5। इसका देखो H का होता है 8, P का 16 और ये 25। तो यहां से कितना हो जाएगा, 4 × 2 हो रहा है 8, 4 दूनी 8 हुआ है, ये 12 से प्लस 4 16 हुआ है, 5 से × 5 25 हुआ है। ये एक पैटर्न है। बी वाले में देखो ये पैटर्न, L का कितना है 12, R का 18 और ये 2। वैसे ही P का 16 और U का 21 और ये 55। ठीक, यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है, 12 से प्लस 4 हुआ है और ये 18 से प्लस 3 हुआ है और 9 से 55, 9 पंचे 45 प्लस 10 हो सकता है। ठीक है, कह नहीं सकते उधर के लिए अभी कुछ। आगे देखो चेक करो, और PJ3, P मतलब कितना आ रहा है, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लास्ट वाले लेटर से भी पता चल जा रहा है, अगर देखोगे तो ध्यान से। 5 पंचे 25 हो रहा है, 9 का 55 नहीं आ सकता 5 बार में, 3 पंचे 15 और 7 पंचे 35, इससे भी आंसर निकल जाएगा इतने से। ठीक है, तो चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हैं 9 से 55, ये नहीं आएगा, ये अलग है इस क्लस्टर से। क्लियर है।
दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। नेक्स्ट क्या आएगा ये पूछा है, तो इसके लिए हम इसका कोडिंग लिख लेते हैं। जैसे सी है, सी का कितना होता है 3, ई का 5, एम का 13, ठीक। और उसके बाद इधर जी का 7, आई का 9, पी का 16, के का 11, एम का 13, एस का 19, ओ का 15, क्यू का 17, वी का 22। अगला क्या आएगा, देखो कैसे बढ़ा है यहाँ पे, 3 से 7 कैसे हुआ है +4, 7 से 11 +4, 11 से 15 +4, तो 15 से +4 करना पड़ेगा, ये आएगा 19, ठीक। ये कैसे बढ़ा है 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21 आ जाएगा। 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25। इन तीनों का कोडिंग लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 19 यानी कि S, 21 यानी कि U और 25 यानी कि Y। SUYR है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को 13,189 रुपए में पूरा करते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5:4 है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि कितनी होगी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो 12 कुशल का अनुपात कितना है 9, तो 12 निया 108, यही हो गया। फिर 14 अर्धकुशल का, तो 14 पंचे 70 यूनिट इसका हो गया, और 10 × 4 40 यूनिट अकुशल का हो गया। टोटल करोगे तो ये आएगा 218, और हमको निकालना है कितने का, 10 अकुशल श्रमिक का, ठीक है। एक अकुशल का कितना है 4 यूनिट, तो 10 अकुशल का कितना होगा 40 यूनिट का मान निकालना है हमको यहाँ पे, ठीक। तो 40 यूनिट के लिए सिंपल काम क्या करना, देखो टोटल कितना राशि है 13,189 गुणा 40 का मान निकालना है बटे पूरा मान दिया 218 का, ये सॉल्व करना है आपको, ठीक। बहुत सिंपल है सॉल्व करना इसको। अब यहां से जब सॉल्व करोगे इसको काटेंगे पहले 2 से, तो 2 से कटेगा ये 20 बार में, 2 से ये एक बार में 0, फिर 9, 109 हो गया। फिर ये कट रहा है कितने से, 12 से काट के देखते हैं इसको, ये 12 एकम 12, एक बचा तो 11 होगा, नहीं जाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा, तो 118 हो जाएगा। ये 12 निया 108, बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा 8 यानी कि आपका 2 और 10, तो 12 निया 108 फिर से जाएगा, फिर ये 12 से कट जाएगा, 12 निया 108, ठीक। फिर काटेंगे इसको तो ये आएगा आपका 3 से नहीं कटेगा, लगभग मान निकलता है, यहाँ से देखते हैं कितना निकल रहा है, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा 9 दूनी 18, एक बचेगा 9 दूनी 18, फिर 9 एकम 9, लगभग ये मान आ रहा है। गुणा करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये दशमलव से 1 0 हट जाएगा, 1221 गुणा 2, गुणा करने से आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2442 के आसपास मान आ रहा है, जो कि 42, ये मान के नियरेस्ट मान 2400 के आसपास वाला तो मान है ही नहीं, सिर्फ यही मान है जो 42 और ये 20 है, ऑप्शन बी लिया जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो लगभग मान के हिसाब से 2420, क्योंकि इसके आसपास में और कोई मान है ही नहीं, 2400 वाला तो कोई मान है ही नहीं, तो इस हिसाब से बी आंसर हो जाएगा। GCN LHS, ये इसमें आपको निकालना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक। तो GCN में देखो कोडिंग क्या है, G का 7, C का 3, N का 14 और L का 12, H का 8, S का 19, ठीक। वैसे इन दोनों में रिलेशन देखो, O का 15, Q का 17, U का 21, T का 20, V का 22, Z का 26। तो यहाँ पे क्या आएगा, K का कितना है 11, R का 18, Y का 25। यहाँ क्या आएगा बताना है हमको। ये देखो यहाँ से 7 5 12, 3 5 8 और 14 5 19, 15 5 20, 17 5 22, 21 5 26। तो 5 5 जोड़ते जाना, यानी कि अगर रिवर्स में निकालना है तो 5 माइनस करो, 11 में 5 गया 6, ठीक, 18 में 5 गया 13, 25 में 5 गया 20। इसका कोडिंग लिख लो, क्या आएगा, 6 के लिए F होता है और 13 के लिए M और 20 के लिए T, FMT, ऑप्शन डी आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और दूसरे अर्धभाग को पहले अर्धभाग से पहले लिखा जाता है, तो बाईं ओर से 14वें अक्षर के दाईं ओर 5वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा। पूरा इंग्लिश अल्फाबेट है, अगर ABCD ऐसा करते हुए कहां तक, Z तक, ये पूरा ऐसा जाएगा कहां तक, Z तक। इसका 2 पार्ट करना है, तो याद रखना है कि पहला पार्ट में कहां तक आता है, M तक, क्योंकि टोटल 26 होते हैं, तो 1 से लेकर 13 M होता है और फिर N से लेकर Z तक, ये आपका पहला पार्ट है और ये आपका दूसरा पार्ट है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दूसरा अर्धभाग ये वाला जो है, इसको पहले अर्धभाग से पहले लिखा जाता है, ये उठा के इस तरफ लिखो बोल रहे हैं, यानी कि पहले क्या आएगा N, फिर Z, फिर आएगा A, फिर इस तरीके से B करते हुए M तक आएगा, ठीक। तो बाईं ओर से, ये बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, यहां अगर N है, यहां से हमको 11वां अक्षर देखना है, तो 11वां अक्षर कैसे देखेंगे, अगर यही 26 होता मान लो, तो 26 में से आप क्या करते, 11 माइनस कर देते, या
हाँ यही करेंगे, यानी कि कितना अक्षर जा रहे हैं टोटल, हम ये भी तो देखो 11वां स्थान पे जो आएगा उसके दाईं ओर जाना है, इधर ये बाईं ओर से शुरू हुआ और यहां पर पहुंचने के बाद उसके दाईं ओर जाना है, ठीक। यानी टोटल कितने स्थान जा रहे हो आप, 11 और यहां से 5, यानी इसी तरफ में देखा जाए तो टोटल 16 स्थान जा रहे हो, तो 13 तो यही हो गया, 16 के लिए 3 और जाना है, यानी ये 1 और ये 2 और ये 3, ये अक्षर आएगा सी, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, फिर से आपको एक अल्फा न्यूमेरिक दे रखा है, इसको बना लेंगे, सिंपल है, ठीक। 12 × 36 एक रिलेशन दिख रहा है, 14 × 42 यहां दिख रहा है, तो अगला क्या दिखना चाहिए, 17 × 51 वाला होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है 51, ऑप्शन ए से आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 0.2 मीटर और 0.7 मीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या है और ऊंचाई दिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका 2πRh, मान रख देंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा है आपको, त्रिज्या दिया है 0.2 और एच का मान दिया है 0.7, ठीक। यहां से कट जाएगा, 7 से ये कट रहा है तो 0.1 टाइम में ये जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास बेसिकली टोटल 2 स्थान है, गुणा करो तो सीधा सीधा 22 दूनी 44, 44 गुणा 2 88 और 2 स्थान के बाद दशमलव लगा दो, तो ये आ गया 0.88, ठीक है। ऑप्शन सी आ रहा है इसका आंसर, 0.88 मीटर स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट, राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है, फिर ऋषि कार्य जारी रखता है, शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। राधिका कितने दिन में करती है, 15 दिन में, ठीक, और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में, ये राधिका हो गई, ये ऋषि है, ये 30 दिन में, तो इनका एलसीएम आएगा 30, ये 2 बार में, ये 1 बार में। राधिका का 1 दिन का काम 2 यूनिट, ऋषि का 1 दिन का काम 1 यूनिट। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है, तो 1 दिन में राधिका 2 यूनिट करती, तो 2 दिन में 2 गुणा 2 4 यूनिट कर लेगी, ठीक। अब 30 में से 4 अकेले राधिका की है, तो बचा कितना, यहाँ से 26 यूनिट कार्य बचेगा। 26 यूनिट कार्य को कौन करेगा, ऋषि, ठीक। शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय, तो टोटल शेष कार्य जो है वो 26 है और ऋषि 1 दिन में करता है 1 यूनिट, भाग कर दिया जाएगा 26 दिन, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। अब ये है बॉडमास रूल के हिसाब से सॉल्व करना है इसको। पहले तो भाग सॉल्व होगा, 10 माइनस 18 को 3 से भाग कर दो आएगा 6 गुणा 3 प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 27 को 9 से भाग करोगे तो आएगा 3, ये हो जाएगा देखो 10 माइनस 6 दिया 18 प्लस 3, ठीक। 10 और 3 जोड़ लोगे तो आएगा 13, 13 माइनस 18 होता है -5, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरीके से। अब ये एक देखिए कोडिंग डिकोडिंग का कूट वाला क्वेश्चन दिया है। रेड फैंसी लाइट को TKMDBS लिखा जाता है, टोमेटोज और रेड को MDNGLS लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में रेड के लिए प्रयुक्त कोड क्या है। तो दोनों में देखो कॉमन क्या है, रेड, इन दोनों लाइन में रेड ही बस तो कॉमन है इस तरफ में, तो इस तरफ में क्या कॉमन है, सिर्फ MD ही तो कॉमन है और तो कुछ कॉमन है भी नहीं, तो रेड के लिए कोड क्या हो जाएगा, MD, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको सेटिंग का एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको बनाते हैं। चलिए, ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, उनमें से 4 इसके कोने पर बैठे जबकि अन्य 4 एक एक भुजा के ठीक मध्य में बैठे हैं। कैसे बैठेंगे, देखो एक वर्गाकार सीटिंग के हिसाब से अगर ऐसा देखा जाए तो कॉर्नर्स पे बैठे हैं, ठीक है, और साइड पे बैठे हैं ऐसा। जी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, ठीक है। अब जी को बिठा ही देते हैं किसी एक कोने पर, यहां बिठा दिए। ई जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ई जी के बाईं ओर, ये दूसरा स्थान यानी कि यहां पे आएगा। ई भी एक कोने पर बैठा है। एफ ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एफ ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी यहां और यहां नहीं आ सकता है। इनमें से 4 में से किसी जगह पे आएगा, इनको 2 को छोड़ के। एफ और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि एफ यहां नहीं आ रहा है, तो एफ और एच के बीच में 3 आदमी भी बिठाना है, तो यहां पर क्या करना होगा, 3 व्यक्ति, ठीक है। अगर मैं एफ को यहां बिठाता हूं, ठीक, तो 3 आदमी चाहिए, और या तो एफ यहां बैठेगा तब तो 3 आदमी छोड़ के यहां बैठेगा, और इधर बिठाओगे तो यहां जगह नहीं है, यहां बिठाओगे तो इधर जगह नहीं है। यानी ये चीज क्लियर हो गया कि एफ कहां आएगा। देखो आप अगर एफ को यहां बिठा दिए तो 3 लोग छोड़ के यहां पे जगह नहीं है, ठीक। यहां पे बिठाओगे तो 3 लोग छोड़ के इधर जगह, या इधर से 3 लोग छोड़ के यहां पे जगह। यहां पे बिठाओगे तो 3 लोग छोड़ के यहां पे जगह नहीं है, यहां बिठाओगे तो 3 लोग छोड़ के यहां पर जगह है, ठीक है। पॉसिबिलिटी बन रही है एफ की 2 पॉसिबिलिटी, या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता ना एफ यहां पे, ठीक। बी एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी कहां बैठा है, एच के बाईं ओर ठीक बगल में। चलो एक बार हिट एंड ट्रायल लगा लेते हैं इसके आगे का।
तो पहले एफ को बिठाते हैं, यहीं पे बिठा देते हैं, एफ को नहीं आया तो फिर यहाँ बिठाएंगे। एफ यहाँ अगर है तो बोला है एफ और एच के बीच में 3 व्यक्ति है, तो एफ यहाँ आया तो एच यहाँ आएगा। और क्या बोला है कि बी एच के बाईं ओर ठीक बगल में है, एच के ठीक बाईं ओर में बगल में बी चाहिए, जबकि यहाँ ई है, यानी कि एफ का पोजीशन ये नहीं है, ये पोजीशन तो नहीं आ रहा है, यानी कि एफ का पोजीशन क्या आएगा, ये आएगा। और एफ अगर यहाँ आया तो यहाँ एच आ जाएगा, और इसके ठीक बाईं ओर बी बैठा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा बी। और आगे क्या बोला है, ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए और सी दोनों का पोजीशन अभी पता नहीं है, पता है ठीक, ए सी के दाईं ओर तीसरा, हिट एंड ट्रायल लगाओ, अगर ए यहां है तो दाईं ओर तीसरा खाली है, और ए यहां है तो दाईं ओर तीसरा खाली नहीं है, और ए यहां है तो दाईं ओर तीसरा खाली नहीं है, यानी ए का जगह तो ये फिक्स हो गया। तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन आ गया, सी आ गया ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब एक पर्सन रह गया, वो है डी, और डी यहां बैठेगा। ठीक, पूछा क्या है, डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये इसका दाईं ओर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6250 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है यहाँ पे, तो हमको सिंपल सी बात है, ब्याज का फॉर्मूला पता है, I इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल ये लगा दो, P का मान कितना है 6250, R का मान 12 और T का मान 3/100, ये कट जाएगा। ठीक, 5 से और कटेगा, 5 से ये कटेगा 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में, 5 से ये 2 बार में, 2 से ये 6 बार में, कितना हो जाएगा 6 या 18, 125 गुणा 18 कितना हो जाएगा, ये 18 पंचे 90, 9, 18 दूनी 36, 4 40 5 45 का 5 हासिल आया 4, 18 एकम 18 4 2250, ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मंथ को लिखा गया है, क्या लिखा गया है देखो, इसको लिखो पहले MONTH मंथ, इसको क्या लिखा गया है OMPHT, तो ये ऐसे क्रॉस में लिखा गया है ये। ठीक है, और H यहाँ आ गया, T यहाँ आ गया, ये N से P आया है। ठीक है, N से P कैसे बनाया गया होगा, N का वैसे पोजीशन 14 होता है, P का 16 होता है, तो ये +2 हुआ यहाँ पे। ठीक, बाकी दूसरा मार्च वाले में भी ट्राई करो, इसको क्या है पता चल जाएगा। मार्च को क्या लिखा गया है AMTHC, A ये M, ये H ये C, R का कोडिंग होता है 18, T का कितना होता है 20, तो यहां से ये आया है कितना +2 हुआ है ये। ठीक है, तो +2 वाला क्लियर है, बाकी 2 को क्रॉस करके लिखा गया और बीच वाले को +2 किया गया। तो लिखना किसके लिए है, अप्रैल के लिए लिखना है। ठीक है, अप्रैल के लिए लिखना है, तो अप्रैल के लिए सिंपल सा काम क्या करेंगे, P यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, और R कोडिंग 8 कितना होता है 18 + 2 करोगे तो आएगा 20, यहाँ आ जाएगा L, यहाँ आ जाएगा I, तो 20 मतलब आपका हो जाएगा ये T। ठीक है, PATLI ऑप्शन C आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, नेहा विपुल की मां है, रजत नेहा का भाई है, प्रभाकर रजत का पिता है, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नेहा कौन है, विपुल की मां है ये। ठीक है, विपुल की मां है, मदर है उसकी, तो फीमेल है इसलिए माइनस लिए है। रजत नेहा का भाई है, रजत जो है वो इसका भाई है नेहा का, तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक, प्रभाकर रजत का पिता है, रजत का पिता है तो नेहा का भी तो पिता होगा प्रभाकर, प्रभाकर दोनों का पिता हो गया क्योंकि आपस में भाई बहन है ये। प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, तो जो प्रभाकर है वो विपुल की माता का पिता है, तो माता के पिता को बोलते हैं नाना। ठीक है, ऑप्शन बी आ रहा है ये, माता का पिता। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। MF के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यदि CF के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो CM के सापेक्ष किस दिशा में। सिंपल काम है, एक बार आप ये डायरेक्शन ध्यान रखना बस। ठीक, ये होता है क्या, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, फिर यह आएगा उत्तर पश्चिम, फिर यह आएगा दक्षिण पूर्व, यह आएगा दक्षिण पश्चिम, ये है। ठीक, अब इसमें बनाएंगे कैसे, MF के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो M को मूव कराना है, F जो है फिक्स रहेगा तो उसको सेंटर में मानना है, F एक जगह पे आ गया, और 85 मीटर दक्षिण पश्चिम, ये आएगा क्या, दक्षिण है ये और ये पश्चिम है, दोनों के बीच में ये आया दक्षिण पश्चिम। कौन है यहाँ पर, M, ये 85 मीटर है। ठीक, यदि CF के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में है, अब C कहाँ है, दक्षिण पूर्व में निकालना है F के, तो ये आया दक्षिण। ठीक, और ये पूर्व, दोनों के बीच में आएगा ऐसा, यहाँ पे कौन आ गया C, ये भी 85 मीटर पे है,
तो पूछा क्या है कि सी एम के सापेक्ष किस दिशा में है, ये एम है ये सी है, ये कौन सी दिशा में, क्लियरली दिख रहा है ये, अगर ये सेंटर पे हो और ये आगे बढ़े ऐसा तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, ठीक, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर है। नेक्स्ट, एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है, उसे 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे। एक विक्रेता है 60% के लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है, उसने 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा था, ये पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, 60% के लाभ पर पहले निकाल लो सेम, 3 रुपए में बेचा है, 3 रुपए में सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक, सेलिंग प्राइस दिया है 3 रुपए, और इस पर हम निकालेंगे पहले सीपी, 60% का लाभ यानी कितना 160%, इसका मान दिया है कितना 3 रुपए, ठीक। तो ये यहां से 100% यानी कि किसका मान निकालना है आपको, क्रय मूल्य चाहिए। 100% का मान कैसे निकालोगे, 1% का मान कितना आएगा 3/160, और 100% निकालना है, दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर दो, 3/160 गुणा 100, ये आएगा इसका क्रय मूल्य, ठीक। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, कट जाएगा 1 1 0, 2 से ये कट जाएगा 8 बार में, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, ये कितना आया 15/8, ये क्या निकला इसका 15/8 रुपए क्रय मूल्य निकला। किसका क्रय मूल्य निकला है, 15 नींबू का निकला है, ठीक। पूछा क्या 1 रुपए में कितना खरीदा था, तो 15 नींबू खरीदा था कितने में, 15/8 रुपए में, पूछा है 1 रुपए का है, तो यहाँ पे 1 चाहिए, 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 8 इधर आ जाएगा, तो 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा था, 8 नींबू खरीदा था, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है, उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। एक परीक्षा है, 2 छात्र है, एक लाया है x, दूसरा लाया है उससे 15 ज्यादा यानी x + 15, ठीक। अब क्या बोला है कि और उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है, ठीक है, उसका अंक उनके अंकों के योगफल से 80% के बराबर है, तो ये जो x + 15 है इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 2x + 15, इसके 80% के बराबर है, तो 80/100 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, ये गुणा कर लो, इधर कितना आ जाएगा, ये आएगा 5x और ये आएगा 75, और ये आ जाएगा 4 से गुणा कर दो 8x, 15 × 4 60, ठीक। 5x यहाँ आएगा 3x हो जाएगा, 75 में 60 15 और 3 × 5 = 15, x का मान आ रहा है 5। पूछा है क्या उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक, तो एक तो 5 लेके आया, x का मान जो आया वो 5 आ जाएगा, और दूसरा x + 15 है यानी 5 + 15 कितना हो जाएगा 20, 5 और 20 आएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वैसे तो 5 से ही पता चल गया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखिए एक आपको पैटर्न वाला दिया है क्वेश्चन, इसमें बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। जैसे पैटर्न फॉलो करके ये आया है वैसे इसमें पैटर्न फॉलो करके क्या आएगा। तो काफी बच्चों का ये डाउट था कि सर ये कैसे बना है, तो सिंपल सा है, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको देखिए और सबसे छोटी संख्या है उसको देखिए, दोनों को जोड़ेंगे 37 और 4 कितना आ जाएगा 41, और बाकी की जो बची 2 संख्या है इनको देखिए, इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, ये आएगा 7 और ये आएगा 3, 37, इनका अंतर कितना है 4, ये 4 आ गया। वैसा ही लॉजिक इसमें, सबसे बड़ी संख्या 87, सबसे छोटी संख्या 2, ठीक। तो 87 और 2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 89, 89, ठीक। और बाकी जो 2 बचा है 36 और 51, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 1 7, 5 3 8, 87। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है अंतर। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, सबसे बड़ी संख्या 49, सबसे छोटी संख्या 3, 49 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 1 मिनट, यहाँ सबसे बड़ी संख्या 58, सबसे छोटी संख्या 3, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 58 और 2 60 और 1 61, और बाकी 2 संख्या इनको जोड़ेंगे 9 8 17 का 7 हासिल है 1, 4 2 6 67, दोनों का अंतर देखना है, अंतर कितना आ रहा है 6, ऑप्शन डी आएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, एक कथन दिया हुआ, एक प्रश्न है, उसके बाद 3 कथन है, 1 2 3 बताएं कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इनमें से किसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, पूछा गया क्वेश्चन की पहला स्थान कौन लाया है, उसके लिए 3 कथन है। श्रीजा ने दूसरा स्थान पाया है, तो जो श्रीजा है वो दूसरे स्थान पर है, ठीक, श्रीजा का स्थान दूसरा है, तो दूसरे से तो पता नहीं चल जाएगा ना कि पहला कौन है, अभी तो सिर्फ कंफर्म हुआ कि दूसरे स्थान पे। फिर अमन का स्थान श्रीजा से 1 स्थान नीचे है, अमन का स्थान श्रीजा से 1 स्थान नीचे है, ये आया कौन अमन, ठीक। और क्या बोला है, रोहित का स्थान अमन से ऊपर है, यह बेहतर है, रोहित का स्थान अमन से बेहतर है, तो फिर 3 लोग का पता चल रहा है, जिसमें पहले वाले का रह गया है, तो यही तो रह गया ना एक व्यक्ति, कौन, रोहित, यही है वो व्यक्ति, ठीक। तो रोहित का स्थान के लिए हमको श्रीजा का स्थान भी जरूरी था और अमन का स्थान भी जरूरी था, यानी कि तीनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी थी हमको। तो इसमें देख सकते हो ऑल स्टेटमेंट्स जो है वो पर्याप्त है। यहाँ पे 2 ऑप्शन एक जैसा है, थोड़ा देख के आप लगाएंगे इसमें आंसर। देखिए क्या दिया हुआ है, ईच स्टेटमेंट 1 2 and 3 अलोन इज सफिशिएंट, प्रत्येक कथन 1 2 और 3 अकेले ही पर्याप्त है। इसका मतलब ए
अकेले एक भी पर्याप्त है, अकेले दो भी पर्याप्त है, अकेले तीन भी पर्याप्त है, ऐसा नहीं है। सभी पर्याप्त है, एक दूसरे से कोरिलेट करती है, यानी सभी एक साथ पर्याप्त है। एक साथ आएंगे तभी आप बता पाओगे। तो ऑल स्टेटमेंट, ऑल वाला आएगा एक साथ, ऑल टुगेदर, सभी साथ में पर्याप्त है। ऑप्शन सी इसका। नेक्स्ट, 20 और 62 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? 20 और 62 के बीच की सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? देखो 20 के बाद जो पहला आता है वो है 23, 29, 31, 37, 41, 43, फिर आता है 47, 53, फिर 59। यहीं तक बोला है। अच्छा 60 तो नहीं, 61 भी आएगा क्योंकि 62 तक का बोला है। ठीक, ये सभी जो संख्या इनका क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। माध्यिका का मतलब क्या होता है? माध्यिका हम देखते हैं कि पदों की संख्या कितनी है उस पर निर्भर करता है। यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो सम पद आ रहा है, दोनों के बीच में दो पद आएंगे अब। ठीक है, दो पद कौन कौन से आएंगे? देखो आपके पास जो बीच में आएगा वो आएगा यहाँ से 2 2 4, और इधर से भी 2 और 2 4, ये दो है बीच के पद। ठीक, 2 के 41 और 43 दो पद हैं, इनके बीच वाला मान लेते हैं। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। ये जोड़ोगे कितना आएगा? 4, और ये आएगा 8, जोड़ के 2 से भाग करो तो आएगा 42 आ रहा है दोनों के बीच का मान। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दिया है। सीरीज का नेक्स्ट क्या आएगा पूछा गया है, देख लो क्या है। 6, 11, 19, 33, 59 और 109 और क्वेश्चन मार्क अगला दिया हुआ है। यहां से 6 से 11 प्लस 5 हुआ है। ठीक, 11 से 19 प्लस 8 हुआ है। 19 से 33 ये आ जाएगा 14 हुआ है, ये प्लस 14, और यहाँ से फिर 6 और ये हो जाएगा 2 26, और यहाँ से 50। फिर यहाँ से चेक करेंगे 5 से 8 3 का गैप है, 8 से 14 6 का गैप है, 14 से 26 ये आ रहा है 12 का गैप है यहाँ पे। फिर यहाँ पर जो गैप बनेगा वो बन रहा है 24 का। ठीक, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो दो गुना होते क्या है? 2 12, 12 गुणा 2 24, 24 गुणा 2 कितना आएगा? यहां से देखेंगे हम 2 का गुणा होके बढ़ रहा है तो इधर भी आगे 2 का गुणा होके बढ़ेगा। 24 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 48। अब यहाँ प्लस करके बढ़ाए थे, कितना हो जाएगा? ये 8 और 5 4 9 98, और यहाँ जोड़ के निकाल लो 8 और 9 17 का 7 हासिल आया 1, 10 19 और 1 20, 207 ये आ रहा है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 440 है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है d1 d2 by 2। ठीक, क्षेत्रफल दिया है 440 बराबर d1 का मान, एक विकर्ण की लंबाई 20 है। ठीक, दूसरा विकर्ण d2 निकालना है बटे 2। ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, 1 0 यहाँ कट गया। d2 का मान आ रहा है कितना? 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ठीक है, देखो एक रेलगाड़ी की लंबाई चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 12 सेकंड में पार करती है किसको? एक खंबे को। तो किसी खंबे को जब रेलगाड़ी पार करती है तो जितनी खुद की लंबाई होती है उतनी ही दूरी तय करती है। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया तो 5/18 करोगे मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, इंटू आ जाएगा क्या? टाइम 12 सेकंड। 6 या 18, 6 दूनी 12, 3 से कट जाएगा, ये 24 बार में यहाँ से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? ये 5 दूनी 10 गुणा 24 240 मीटर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, यहां से हमको पी का मान निकालने बोला है। ठीक है, यहाँ पे पहले माइनस करना है और 160 से भाग करना है। तो पहला सिंपल काम क्या है? पी के लिए अगर निकालना है तो पहले इसको माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, और ये हो जाएगा कितना आपका? 3 हो जाएगा। ठीक, फिर इधर 12 में 6 गया 6, ये हो जाएगा 2, और 4 में 3 गया 1, बटे आएगा 160। ठीक, 4 से कट रहा है, 4 से पहले काट लो, 4 तिया 12, 1 4 एकम 4, 2 बचेगा, फिर 4 पंचे 20, 3 बचेगा। ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 0, फिर 4 से काट लो, 4 से ये 10 12 में कटेगा, और 4 से 4 सत्ते 28, 3 और 4 सत्ते 28 बचेगा, 3 4 अट्ठे 32, 3 बचा है, 4 निया 36, बचेगा कितना? 2, दशमलव लगाओगे तो 4 पंचे 20। अब यहाँ पर दशमलव है, ध्यान रखना ये पी का मान आ रहा है तो एक स्थान और खसक जाएगा, ये आएगा 78.95 आएगा ये। ठीक है, ऑलरेडी एक स्थान के बाद लगा चुके थे, 10 है ऑलरेडी, तो 78.95
95 आ जाएगा, इस स्थान खसकेगा, तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ये निकालना है। सिंपल फॉर्मूला ये है, पहले तो इन दोनों का अंतर देखो, 45 और 27 का अंतर कितना हो जाएगा, ये 18 यहां लिखो, बटे में जो बिना रुके वाला चाल है वो लेंगे 45, जो बिना रुके वाला चाल है, गुणा 60 कर देते हैं क्योंकि प्रति मिनट का निकालना है। कट जाएगा 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 5 से कट जाएगा 12 बार में, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 मिनट रखती है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आपको दे रखा है, फिर से एक बॉड मास का क्वेश्चन है, तो पहले इसको सॉल्व करो थोड़ा, मिक्स फ्रैक्शन को। 6 दूनी 12 और ये 13/6 गुणा, ये आ जाएगा 26 एकम 26 और 19 जोड़ोगे तो आएगा 9 6 15 का 5 हासिल आया 1 2 2 4, 45/26 प्लस 15/13 गुणा, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5/7 गुणा में लिख दो 14/25। ठीक है, भाग को गुणा में बदल दिए। अब यहां से कट जाएगा ये 7 दूनी 14, 5 पंचे 25। ठीक, और चाहो तो यहां से काट सकते हो, कट जाएगा ये 5 से ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 13/6 गुणा 45/26 प्लस यहां से आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और यहां से बचा क्या है हमारे पास 13। ठीक, सॉल्व कर लेंगे तो जाएगा 13/6, तो यही है, गुणा 26 आ जाएगा, इनका एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे तो, और 26 यानी कि ये तो 45 ही रहेगा, 13 से भाग करोगे 2 बार में जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 और 45 जोड़ लो, कितना आ जाएगा, ये आएगा 7 और ये आ जाएगा 5, 57 आएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर कट जाएगा ये 13 दूनी 26। ठीक, और 3 से ये 2 बार में जाएगा, 3 से 19 बार में। ठीक, यहाँ से आ गया हमारे पास 19/4, 4 से भाग करोगे 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 से ही 3/4, ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2307 और 3105 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमशः 7 और 5 प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2307 को भाग करने पर कितना बचना चाहिए, 7, तो यही माइनस कर दो, या 2300, और 3105 इसमें बचना चाहिए 5, तो 5 ही माइनस कर दो, इसमें कितना आया, ये 3100। अब ये जो दो संख्या निकली है, दोनों का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, 2 जीरो तो दोनों के पास है तो आ जाएगा 2 जीरो, और क्या है यहाँ पे 23 और 31 तो प्राइम नंबर है, कॉमन आएगा नहीं कुछ इनसे, तो एक ही है ये, यानी कि एचसीएफ 100 आएगा, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 100 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक आयताकार भूखंड का विकर्ण 37 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 420 मीटर स्क्वायर है। 37.50 प्रति मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो, बाड़ लगाया जाता है, फेंसिंग किया जाता है उसके परिमाप पेरीमीटर पे, तो पेरीमीटर के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होना जरूरी है, और हमको पता है विकर्ण 37, ये दिया है भूखंड, इसका क्या पता है हमको, विकर्ण पता है, ये कितना दिया है 37। अब हमको पता है क्या, 12, 35 और 37 ये तीनों मिला के ट्रिपलेट बनाते हैं, ये क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, 12, 35, 37 का ट्रिपलेट क्लास में पढ़ाया जाता है। अब उस ट्रिपलेट से अगर हम निकालें तो ये तो 37 हुआ, तो ये 12 होगा क्योंकि छोटी भुजा है, और ये 35 है, ये बड़ी भुजा है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल पता है हमको। ठीक, 420 मीटर दिया है, वो तो ठीक है, हमको निकालना क्या है, इसके लागत, चारों ओर कॉस्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, जो इसका परिमाप आएगा, परिमाप कितना आ जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ये 5 2 7 और ये 4, 47 गुणा 2 करोगे तो आएगा 94, इसका आया क्या, परिमाप, गुणा उसका दर दिया हुआ है कितना, 37.50, 37.50, ये दोनों को गुणा करना है, गुणा करने पे आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो गुणा करोगे तो 1 जीरो तो है ही, अब इसका गुणा कर लेते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये कितना, 75 का आधा है 37.5, 75/2 ही तो हो रहा है, 2 से ये कट जाएगा 47 बार में। ठीक है, अब इसको गुणा करोगे तो यह आएगा, आप लोग कर लो ये गुणा ऐसा, 47 गुणा 75, यहीं से कर लो, 5 7 35 का 5 हासिल आया 3, 5 चौक 20, 3 गुणा 4, 7 चौक 28, 4 32, जाएगा 5 9 3 12, 1 5 और 3 35, 25 ये आ रहा है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 व्यक्ति है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। एम के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति में से एम की बाईं ओर 3, यहाँ अगर एम है तो उसकी बाईं ओर में 3 व्यक्ति बैठे। ठीक है, और एल की दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये एल है, इसकी दाईं ओर 4, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है,
एन जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एन जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ पंक्ति की किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, बाएं सिरे पर कौन बैठा है? ठीक है, देखो एम और एल तो यहां आ गए, हमको कॉर्नर का निकालना है, एम और एल तो इधर आ गए, ठीक, और एन जो है वो जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एन जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर क्या पॉसिबिलिटी बनेगा? अगर जे यहां पर है तो जे के दाईं तीसरे और स्थान पर यहां पर एन आना चाहिए, जो कि है ही नहीं पॉसिबिलिटी। यहां पर देखेंगे तो एन जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहां से अगर जे और यहां आएगा एन, क्योंकि ये लिखा है एन जे के दाईं ओर तीसरे, एन जे के दाईं ओर तीसरे, ओ पंक्ति की किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, तो ओ तो यहां तो आ ही नहीं सकता और यहां भी नहीं आएगा बोल रहे, ठीक। तो अब यहां से कौन जो है एक व्यक्ति रह गया, ये देखना है। इनमें से हमारे पास क्या क्या आ गया है? हमने एम को बिठा दिया है, ठीक, एल को बिठा दिया, जे को बिठा दिया, एन को बिठा दिया, ओ तो आएगा ही नहीं बोल रहा, बचा कौन? के। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिंदु ए बिंदु बी के पूर्व में 18 मीटर पर स्थित है, बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में 22 मीटर पर स्थित है, बिंदु डी बिंदु सी के पश्चिम में 11 मीटर पर स्थित है, बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में 11 मीटर पर स्थित है, बिंदु एक्स बिंदु ई के पूर्व में 29 मीटर पर स्थित है, बिंदु ए और बिंदु एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? ठीक, तो अरेंज करते जाओ। बिंदु ए बिंदु बी के पूर्व में, ए जो है बी के पूर्व में है, तो बी का पूर्व ये होगा, और कितना डिस्टेंस है के पूर्व में? 18 मीटर पर, ये 18 का डिस्टेंस। बी बिंदु सी के उत्तर में है, बी जो है वो सी के उत्तर में, तो सी यहां होगा तब तो बी उत्तर में होगा। ये कितने डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस दिया 22। बिंदु डी बिंदु सी के पश्चिम में है, सी के पश्चिम में, तो सी अगर ये है तो पश्चिम इधर आएगा, यहां पर कौन है? डी है, और डिस्टेंस दिया है 11 का डिस्टेंस। बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में है, तो डी का दक्षिण कहां बनेगा? नीचे आएगा, तो थोड़ा जगह नहीं है, इसको आगे स्लाइड कर रहे हैं अपन। यहां पे आ जाएगा डी के दक्षिण में ई, 11 मीटर पर है ना, 11 मीटर पर। बिंदु एक्स बिंदु ई के पूर्व में 29 मीटर पर है, ई का पूर्व इधर आएगा और 29 मीटर है, यहां पर ध्यान रखना 11 है और ये 18 है, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? एग्जैक्टली 29 आएगा, और यहां पर आएगा कौन? बिंदु एक्स, ये कितना है? 29, ठीक। बिंदु ए और बिंदु एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी है, यहां से यहां तक का पूछा दूरी कितना, ये दूरी, ठीक। क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, ये यहां से यहां कितना है? 22 है, ये वाला यहां तक आ गया आपका 22 है ये वाला, और ये वाला कितना है? 11 है, दोनों को जोड़ दोगे तो ये आएगा 33। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 मित्र हैं और अलग अलग आयु है, पी केवल एस से छोटा है, ठीक, पी किससे छोटा है? एस से छोटा है, तो इसको चाहो तो ऐसे अरेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक। पी केवल एस से छोटा है, तो एस से बस छोटा है पी, और किसी से छोटा नहीं है, यानी एस सबसे बड़ा है। उसके बाद में पी कौन है? दूसरे नंबर पर पी आएगा। केवल 3 मित्र आर से छोटे हैं, 3 मित्र आर से छोटे हैं, तो आर यहां आ गया, 3 मित्र इधर हो जाएंगे। यू टी से छोटा है, यू सबसे छोटा नहीं है, यू सबसे छोटा नहीं है, और यू टी से छोटा है, तो टी यहां आएगा, यू यहां आएगा। अब एक आदमी रह गया है, कौन? क्यू रह गया है, तो क्यू को अरेंज कर दिए लास्ट में। कितने मित्र टी से छोटे हैं? 2 मित्र टी से छोटे हैं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई और एफ में से केवल एक व्यक्ति को काला रंग पसंद है, सिर्फ एक व्यक्ति को काला रंग पसंद है, उनमें से केवल 2 व्यक्ति 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, जबकि शेष 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। केवल सी एफ के साथ एक ही कक्षा में पढ़ता है, सी और एफ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, और ये बोल रहे हैं कि 2 व्यक्ति 12वीं पढ़ते हैं, तो 12वीं पढ़ने वाले कौन हुए? सी और एफ कंफर्म पढ़ता है। डी को गुलाबी रंग पसंद नहीं है, ठीक है, डी को गुलाबी रंग पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, इन दोनों को ही काला रंग, ब्लैक या काला, इनको पसंद नहीं है, और डी को क्या पसंद है? गुलाबी रंग पसंद है, ठीक। और आगे क्या दिया हुआ है? ना तो ए को और ना ई को काला रंग पसंद है, ए और ई को काला रंग पसंद नहीं है, तो इनमें से किसको काला रंग पसंद है ये हमको बताना है। बहुत सिंपल है कि अगर सी और एफ जो 12वीं में पढ़ते हैं उनको काला पसंद नहीं है, तो ये आया कौन? सी और एफ इनको पसंद नहीं है, ठीक। और ना तो ए को और ना ई को काला रंग पसंद है, ठीक। डी को तो गुलाबी रंग पसंद है, तो ये भी नहीं आएगा, तो बचा कौन? एक ही आदमी तो बचा बी, बी को पसंद है काला रंग, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, फिर एक आपको यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया है। लीफ को OGDH लिखा जाता है और ट्री को WTHG लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्टेम को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहां से देख लेते हैं। लीफ LEAF, कोडिंग L का 12, E का 5, A का 1, F का 6, और OGDH क्या बन रहा है यहाँ पे? O का 15, G का 7, D का 4, H का 8। क्या रिलेशन है? 12 से +3 हुआ है 15, 5 से +2 7, 1 से +3 4, 6 से +2 8। ऑल्टरनेट दिख रहा है, +3 +2 +3 +2,
ठीक। वैसे ही ट्री का एक बार चेक कर लो, चाहो तो टी का 20 है और यहाँ पर देखो डब्ल्यू का 23 है तो +3 वहां है, आर का 18, टी का 20 तो 18 से 2 20, ई का 5, एच का 8 +3, ई से 5, जी का 7 +2 तो +3 +2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पे पूछा किसके लिए, स्टेम के लिए, लिख लेते हैं STEM, एस का 19, टी का 20, ई का 5, आर और एम का 13, +3 से शुरू होगा, ध्यान रखेंगे। 19 +3 हो जाएगा कितना यहाँ से 22, फिर यहाँ से +2 22, ये होगा 8, फिर +2 15, तो 22 होता है V और H और ये हो जाएगा O, VVHO, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या बोला है, n को 7 से विभाजित कर रहे हैं तो बचा कितना, 3 प्राप्त कर रहे हैं तो शेषफल कितना बचा, इसका शेष बच रहा है 3। ठीक, अगर इसी में हम जोड़ देते हैं, जैसे मान लो n का मान 10 ही होता तो 7 एकम 7 आता, 3 बचता। ठीक, 3 बचता। तो आगे यही है अब कि निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो अगर 10 और 3 कितना हो जाए, n+3 ये हो रहा है तो कितना आ रहा है, 13 आएगा। हमको एक ज्यादा चाहिए रहेगा, यानी हमको क्या लिखना चाहिए, एक और ज्यादा, यानी कि n+4 आना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 10 और 3 13 ही होगा ना। अगर आप डायरेक्ट जोड़ते हो, जो शेषफल आपको क्या मिल रहा था n में +3 करने पे, तो यहाँ पे हमको क्या है 13 आ रहा है, 13 को 7 से भाग करोगे तो नहीं जाएगा, एक और चाहिए क्योंकि 14 7 दूनी 14 पूरा कैंसिल हो जाता है, तो n+4 चाहिए क्योंकि n का मान 10 है यहाँ पे, तो +4 करोगे तभी तो 14 आएगा। ए और बी एक खाली टंकी को 42 और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं। पाइप सी अकेले भरी हुई पूरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ 8 मिनट के लिए खोल दिया जाता है और फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में भरेंगे। देखो, ए भरता है 42 मिनट में, बी भरता है 56 मिनट में, सी खाली करता है 84 मिनट में। तीनों का एलसीएम, तीनों में 14 से तो जा ही रहा है तो 14 तो ले लेना और यहाँ से आएगा 14 3 42, 14 चौक 56 और 14 छक्के 84। ठीक है, ये आएगा और आएगा कुछ नहीं। ठीक है, 21 14 से जाएगा, उसके बाद फिर ये 3 से चला जाएगा तो 3 से तो ये चला जाएगा और ये एक बार में, ये 2 बार में, ये 4 आएगा, फिर 2 से यानी कि कुल मिला के 4 ही आया, 4 3 12 14। हाँ ठीक है, यानी कि गुणा करने से ये आया एलसीएम 168 आएगा। ठीक, एलसीएम 168 आया, 14 3 42 4 बार में जाएगा, 56 से ये भाग करोगे तो कितने बार में जाएगा, तो 56 से 3 बार में जाएगा और 84 से भाग करोगे तो 2 बार में जाएगा। ये आ गया। अब तीनों पाइप एक साथ 8 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना कि ये खाली करने वाला है तो ये माइनस में रहेगा। तो तीनों का नेट इफेक्ट कितना आता है, 4 3 7 में से 2 गया 5। 1 मिनट में अगर देखा जाए तो 5 यूनिट भरते हैं। ठीक है, नेट इफेक्ट वर्क। और 8 मिनट के लिए इनको एक साथ खोला गया है तो 1 मिनट में आया है 5, तो 8 मिनट में 8 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 40 यूनिट ये लोग भर चुके हैं। बचा कितना, 168 में से 40 यूनिट अगर भर लिए तो ये बचा है कितना, ये हो जाएगा 8 और 16 में 4 या 12, 128 यूनिट बचा है। तो यहाँ से जो शेष अब जो भरने के लिए रह गया वो 128 यूनिट, क्योंकि अब पाइप सी जो है वो बंद हो गया है। बचा क्या है, ए और बी। ए और बी कितना है, ए भरता है 4, बी भरता है 3, टोटल आ गया 7, यानी 128 यूनिट को अब 7 से भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये 7 एकम 7, बचेगा कितना 5, फिर 7 8 56, बचेगा कितना 2, तो 18 सही 2/7, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये वाला एक क्वेश्चन आपको दे रखा था, इसमें आपको निकालना है इसका मान। ठीक है, तो ये 1/11.91 है और यहां पर कितना है, देखो पहले तो ये 2 स्थान खिसकाना पड़ेगा, तब आएगा 0.1191 आएगा। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सॉल्व करो। ये कितना आएगा, 1/1191/100 ये आ गया। ठीक, बराबर आया 0.083963। ठीक, ये आ गया। अब यहां से 100 ऊपर चला जाएगा तो इसके बटे में ही आएगा, तो 1/1191 का मान कुल मिला के कितना आएगा, 2 स्थान और खसक जाएगा तो 0.00 और 1 0 इसके कारण आया 83963। ठीक, और हमको अब क्या चाहिए, देखो वैसे तो ये कांस्टेंट टाइप का ही दिख रहा है लेकिन हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया है, यहाँ से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इधर कितना मान चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 चाहिए। ठीक, 10 की घात 7 करोगे यहाँ पे गुणा
वही नीचे आके इसको एडजस्ट करेगा तो हो जाएगा 10 की घात 7 के हिसाब से ये वाला एडजस्टमेंट 10 की घात 7 का दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, यहां भी हुआ यहां भी हुआ। ठीक, तो ये वाला मान जो है सॉल्व करने से ये आ जाएगा। आप जो क्वेश्चन में पूछा है ना 0.0001191 इसका मान आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 स्थान इसके साथ 7 के साथ एडजस्ट होगा तो ये आएगा 0.0833963 और 2 इससे कम कर दो तो 10 की घात 5 तो ऐसे ही आ गया। ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। ठीक, तो ये हुआ आपका टेस्ट योरसेल्फ के मैथ्स रीजनिंग पोर्शन का 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप संस्था में आकर डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।